मूवमेंट का है। आरएसएस कुछ नहीं है, इसके आगे आप लोग समझिए। उनका मैनेजमेंट है, लेकिन हमारा मिशन है। और हमारा मिशन क्या है? मैं जब चुनाव प्रचार में जाती थी उत्तर प्रदेश में, आज तक मैंने अपने लाइफ में, अपने पूरे जीवन काल में, जब से मैं समझदार हुई हूँ, मैंने कभी भी इतना डिवोटेड, इतना डेडिकेटेड, इतना मिशनरी कोई व्यक्ति नहीं देखा जो कि व्यक्ति इस बहुजन मूवमेंट का है। आरएसएस कुछ नहीं है, इसके आगे आप लोग समझिए। उनका मैनेजमेंट है, लेकिन हमारा मिशन है। और हमारा मिशन क्या है? हमारा वही मिशन है जो संविधान कहता है। हमारा वही मिशन है जो मानवाधिकारों की बात करता है। इसीलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जहां पर भी खड़े हो, किसी के सामने भी डिबेट डिस्कशन हो, खुल करके बात करना है कि हमारा जो मिशन है इस देश के लिए, वो हमारा व्यक्तिगत नहीं है, वो देश के लिए है। कोई देश कैसे मजबूत हो सकता है जिस देश की अभी भी करीब 50% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है? हम उन्हीं की तो बात कर रहे हैं, हम शोषित पीड़ित वंचितों की बात कर रहे हैं। ये देश कैसे आगे जाएगा जब इस देश की 49% महिलाओं की आबादी जो अभी भी शोषित पीड़ित और वंचित रहेगी? बाबा साहब एक बहुत बड़े नारीवादी थे, बहुत बड़े फेमिनिस्ट थे। वो पुरुष होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति फेमिनिस्ट है, नारीवादी है, तो आप ये समझ लीजिए, मेरा ये व्यक्तिगत ओपिनियन है कि उससे ज्यादा महान कोई व्यक्तित्व तो है नहीं। और ये सच भी है, क्योंकि वो समझ रहे थे इन बारीकियों को, सामाजिक ताने बाने को। एक जब घर में कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, खेती किसानी कर रहा है, वो घर से बाहर सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9-10 बजे ड्यूटी करने निकल जाता है। उस समय उस घर में जो स्त्री है, अगर वो शिक्षित नहीं है, अगर वो जागरूक नहीं है, अगर आपने उस स्त्री का सम्मान नहीं किया, आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाइए, आप इस समाज, अपने परिवार की तरक्की को रोक रहे हैं। ये आप मान के चलिए। क्योंकि जिस समय आप घर से बाहर हैं, आपका छोटा सा बच्चा, आपकी छोटी सी बेटी अपनी माँ से सवाल कर रही है, कुछ उसके क्वेश्चंस हैं जिसको वो जानना चाहती है कि माँ मुझे जवाब दे, लेकिन माँ कह देती है पिताजी आएंगे तब वो आपको आंसर करेंगे। पिताजी 2 दिन में आ रहे हैं, बच्चा छटपटा रहा है कि उसको अभी जानना है। तो कम से कम अगर हम लोग वाकई में महात्मा ज्योतिबा फुले जी के वंशज हैं, जिन्होंने उन 9 साल की बिटिया जिसके साथ उनकी शादी हुई, माता सावित्रीबाई फुले जी, जिनको उन्होंने पढ़ा लिखा करके इस काबिल बना दिया कि वो देश की प्रथम शिक्षिका बनी, और उन्होंने प्रथम विद्यालय भी महिलाओं के लिए खोल दिया। आज आपको विद्यालय अपनी पत्नियों के लिए नहीं खोलने हैं, अपनी बेटियों के लिए नहीं खोलने हैं, उनको आपको देनी है फ्रीडम। जब किसी दिन सुबह आप जल्दी उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो एक बार अपनी पत्नी को भी पास में बैठाल करके कहिए कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, देश में प्रधानमंत्री कौन है, देश में राजनीति कैसे चल रही, कहाँ के चुनाव हैं। बेटों को, छोटे बच्चों को भी बैठालना चाहिए, क्योंकि जागरूकता की शुरुआत घर से होगी। अगर वो आपकी पत्नी 24 घंटे किचन में काम करेगी, आप ये समझ लीजिए कि आप अपने बच्चों को सिर्फ आधी नॉलेज दे रहे हैं, वो नॉलेज दे रहे हैं जो आपको समय मिल रहा है उसी में आप बताना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी पत्नी भी पढ़ी लिखी, काबिल, जागरूक है, उनको भी आप सम्मान दे रहे हैं, तो आप समझिए कि आप अपने बच्चे की दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं। कम से कम अगर माता सावित्रीबाई फुले के जैसा सम्मान हम लोग अपने घर की स्त्रियों को नहीं दे सकते, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। बाबा साहब आजीवन पढ़ते रहे हैं, 32 डिग्रियां उन्होंने 25-30 साल की उम्र में नहीं हासिल कर ली थी, उनको बहुत समय लगा था। इस चीजों को हमें समझना होगा। हमारे आपके जो आदर्श हैं, उनको, उनकी किताबें ला करके अपने घर में स्त्रियों को देनी होंगी हमें।
मैं जब निर्भया केस फाइट कर रही थी, या अभी मैं मनीषा बाल्मीकि बिटिया का केस फाइट कर रही हूँ, या बहुत सारी बेटियों के, लोग मुझे समय समय पर बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं। इस मंच ने भी मुझे आमंत्रित किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं सभी से एक ही सवाल करती हूँ कि अगर आप 1% भी ये चाहते हैं, उन माताओं बहनों से, सभी से, मेरे भाइयों से, बड़े बुजुर्गों से ये अनुरोध रहता है कि अगर 1% भी ये चाहते हैं कि आपकी बिटिया सीमा की तरह बोलने वाली स्ट्रॉन्ग वकील बन जाए या इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए, तो उस बेटी को आप अपने घर में कभी भी चुप मत कराइए, उसको बोलना लड़ना सिखाइए। आपने अगर अपनी बेटी को घर में बोलना लड़ना, गलत चीजों के लिए सिखा दिया, मैं दावे के साथ कहती हूं, बाहर किसी की हिम्मत नहीं आपकी बेटी को कोई छेड़ दे, वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेगी। लेकिन ये शुरुआत पहले हमें अपने घरों से करनी होगी। अगर वो कभी घर में नहीं लड़ी, उसकी हिम्मत होगी, जो 2 लड़के उसके सामने आ जाएंगे उनका वो मुकाबला कर पाएगी। तो हमें उसको घर में नहीं कमजोर होने देना है। अगर आपके घर में 4 व्यक्ति आ रहे हैं, सामाजिक ताने बाने की, बाबा साहब पर, बाबा मानवर साहब जी पर बातें हो रही है, बहन जी का डिस्कशन हो रहा है, राजनीतिक चर्चा हो रही है, उस बेटी को पूछ लीजिए, उसको चाय बनाने के लिए भले ही मत भेजिए। आप ये सोच लीजिए, आप किचन में चाय बनाई हो, ये सोच लीजिए कि मैं भी एक मिशनरी काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो समय हम अपने बच्चों को काम में लगाने के लिए दे रहे हैं, वो हम किताबों में उनको दे रहे हैं। और उस बच्ची से भी पूछ लीजिए, बहन जी पहली बार का मुख्यमंत्री बनी थी, मानवर साहब, कांसीराम जी का जन्म कहाँ हुआ था, सिखाइए उसको हर चीज सिखाइए। देखिए आपकी बेटी कितनी काबिल बन करके, आपका बेटा कितना काबिल बन करके इस समाज में आगे बढ़ता है। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है। दूसरी मैं एक और बात करना चाहूंगी कि हमें इस षड्यंत्र को समझना होगा कि आज मैं देख रही हूं जिस तरीके से देश का माहौल है, बहुजन आबादी के जो बच्चे हैं रैलियों में बाइक लेकर के जा रहे हैं, किसी भी पार्टी का झंडा उठा ले रहे हैं, कहीं पर भी सौहार्द बिगाड़ने के लिए उनको आगे कर दिया जा रहा है। तो एक बार इन सारी चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो समय आपका किताबों को पढ़ने का है, जो समय आपको अपने समाज को देने का है, जो समय आपको अपने पूर्वजों को पढ़ने का है, उस समय को जाया मत करिए। बाबा साहब अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। इस देश की सबसे बड़ी, अगर किसी के पास लाइब्रेरी थी जिसमें सबसे ज्यादा किताबें थी, वो बाबा साहब की लाइब्रेरी थी। अगर वो इतनी किताबें नहीं पढ़ते तो वो भारत का संविधान नहीं लिख पाते कभी भी।